अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली पिजारानी इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने एक ट्रेडिशनल अप्रोच लिबरलिज्म को डिस्कस किया था और आज एक और ट्रेडिशनल अप्रोच रियलिज्म को डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी लेक्चर हुए हैं इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि मैं आईआर के कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस बनाए हैं और वो ऐसा टाइम बाय टाइम वो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। अब सबसे पहले रियलिज्म। अब रियलिज्म को डिस्कस करने से पहले मैं एक और व्यू देना चाहता हूँ रियलिज्म के लिए, जैसे आपको रियलिज्म एज अप्रोच समझने में कोई दिक्कत पेश न हो। अब रियलिज्म आईआर की एक ऐसी अप्रोच है जो आईआर की सारी अप्रोचेस के बिल्कुल ही सेंटर में लाए करती है, क्योंकि अगर आप आईआर की अप्रोचेस को पढ़ें तो वो या रियलिज्म में कुछ चीजें ऐड करेंगी या रियलिज्म को कहीं न कहीं जगह पे क्रिटिसाइज करेंगी। जैसे आप मॉडर्न रियलिज्म पढ़ें, स्ट्रक्चर पढ़ें, सिक्योरिटी स्टडी आप आईआर में पढ़ें, आइडियलिज्म पढ़ें, तो ये कुछ न कुछ चीजें या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोचेस आप पढ़ें तो आईआर रियलिज्म पे या कुछ न कुछ चीजें ऐड करेंगी या कुछ न कुछ चीजें रियलिज्म पे क्रिटिसाइज करेंगी। तो रियलिज्म ही बिल्कुल सब आईआर की अप्रोचेस के सेंटर में ही लाया करती है। और दूसरी बात कि ये बिल्कुल ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि जो रियलिज्म है वो देखती है कि हाउ द वर्ल्ड इज रादर लुकिंग हाउ इट टू बी। मतलब कि ये एक ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच है जो खुशफहमी में इसके स्कॉलर नहीं रहते। वो दुनिया को उस नजर से देखते हैं जिस नक्शे में, जिस कंडीशन में दुनिया है। वो ये नहीं देखते कि आगे दुनिया कैसी होगी, मतलब कि वो उस कंडीशन को देखकर उस कंडीशन को ही स्टडी करते हैं। अब रियलिज्म में जो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रखने वाली चीज है वो है स्टेट। और रियलिस्ट स्कॉलर्स का मानना ये है कि भाई जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, वो सब स्टेट के अंदर ही काम करें। अब रियलिस्ट स्कॉलर्स जंग की सॉल्यूशन देखने से पहले ये देखते हैं कि जंग हुई क्यों, उसके काजेस क्या थी, उसके वजूहात क्या थे। उसको देखने के बाद ही वो सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि इससे प्रॉफिट ये होगा कि अगर किसी भी जंग के हम काजेस को स्टडी करें तो आगे, अगर यहाँ तो जंग हो गई तो आगे इस पे ये होगा काम, तो उन काजेस पे जब काम हो जाएगा तो आगे कोई और जंग नहीं होगी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट, इवन के आईआर के स्टूडेंट समझते हैं कि शायद रियलिज्म कोई ऐसी अप्रोच है आईआर में जो स्टेट को इनकरेज करती है कि जंग की तरफ जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि जब वियतनाम वार हुई थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर आगाज जंग किया था, तो उस वक्त मार्गेंथो ने उस जंग के खिलाफ लिखा और ये कहा कि ये जंग अमेरिका की नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। और इवन के जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त भी आईआर के 34 जो रियलिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने इस जंग के खिलाफ लिखा था और यही कहा था कि ये अमेरिकन की नेशनल इंटरेस्ट में नहीं। तो आप इस बात को भी समझ लें कि रियलिज्म कभी भी जंग की तरफ नहीं ले जाती। और दूसरी बात आपको बता दूं कि इस कंप्लीट लेक्चर के लिए मेरे पास जो रेफरेंस है वो है द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन नंबर 4, जो जॉन बेलिस और स्टीव स्मिथ ने लिखी थी। ये सारा कंप्लीट लेक्चर में मैंने इसी बुक से बनाया है। अब सबसे पहले रियलिज्म के हिसाब से जो इंसान की नेचर है वो बड़ी एग्रेसिव और सेल्फिश है। जैसे ही इंसान की नेचर सेल्फिश एग्रेसिव है, बिल्कुल वैसे ही स्टेट की नेचर भी सेल्फिश और एग्रेसिव है, क्योंकि स्टेट की भी कोशिश रहती है कि वो दूसरी स्टेट के ऊपर डोमिनेंट रहे, उसके पास सबसे ज्यादा पावर हो। और स्टेट ही इसमें रियलिज्म में की एक्टर है। और स्टेट जैसे की एक्टर है तो मार्गेंथो का मानना और या रियलिस्ट स्कॉलर्स का मानना यह है कि स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर हो। जब स्टेट के पास सबसे ज्यादा पावर होगी तो इससे क्या होगा, इससे ही दुनिया में पीस कायम होगा और इससे ही जंगें खत्म हो जाएंगी। अब ये बात समझने की है। देखें, लेट सपोज के स्टेट ए जिसके पास इतनी पावर नहीं मगर बड़ी ही एग्रेसिव स्टेट है। लेट सपोज स्टेट बी जो स्टेट ए की नेबरिंग स्टेट है मगर इसके पास बहुत ही पावर है। तो स्टेट ए
स्टेट बी की पावर देकर वो अपनी एग्रेशन को खत्म कर देगी, क्योंकि इन्हें ये लगेगा कि अगर हमने कभी भी स्टेट बी की तरफ हमले करने की कोशिश की तो स्टेट बी हमें खत्म कर देगी, क्योंकि स्टेट बी के पास बहुत पावर है। तो मार्गेंथो का या रियलिज्म स्कॉलर्स का यही मानना है कि जितनी स्टेट को पावर होगी उतना ही उस स्टेट के पास उसकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ेगी। अब यहाँ पे देखें, पाकिस्तान और इंडिया 1947 से इन दोनों कंट्रीज के आपस में क्लैशेस रहे हैं, इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे, इनकी आपस में जंगें भी हुई हैं। इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की पावर बढ़ गई, मिलिट्री पावर बढ़ गई, इंडिया का सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ गया इंटरनेशनल सिस्टम में। तो पाकिस्तान को ये थ्रेट हुए कि भाई अगर हमने इस वेपन को, न्यूक्लियर वेपन को नहीं बनाया तो हो सकता है कि हमारी सर्वाइवल और सिक्योरिटी खत्म हो जाए, हो सकता है कि इंडिया हमारे ऊपर कभी भी अटैक करे। तो इस बुनियाद पर पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर वेपन को बनाया। जब पाकिस्तान ने उस वेपन को बनाया तो पाकिस्तान की पावर बढ़ी, पाकिस्तान की सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ी, जिसको देखते हुए इंडिया कभी भी पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये महसूस होगा अगर हमने हमला किया तो पाकिस्तान काउंटर अटैक करेगा, जिससे हमारा भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो रियलिज्म का यही मानना है कि भाई जितनी आपके पास पावर होगी उतना ही आप सिस्टम में रह सकेंगे, आपकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ेगी। अब इस स्लाइड में रियलिज्म पूरी आपको समझ आ जाएगी। देखें, रियलिज्म का सबसे पहला पॉइंट के इंटरनेशनल सिस्टम में है अनार्की। अब अनार्की मतलब के एक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेट्स सपोज के कंट्री ए और कंट्री एफ। अब कंट्री ए को हम नेपाल कह सकते हैं, ये कंट्री नेपाल, और कंट्री एफ को हम कहें अमेरिका। अब देखें, यहाँ पे नेपाल के पास इतनी पावर नहीं जितनी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास पावर है, तो मगर ये हम कभी भी नहीं कह सकते कि नेपाल की डिसीजन मेकिंग अमेरिका करेगा। हम कभी ये भी नहीं कह सकते कि नेपाल को प्रोटेक्ट अमेरिका करेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि नेपाल का जो कैबिनेट है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अमेरिका रखेगा। मतलब कि हर कंट्री, जैसे नेशन स्टेट बनाई गई थी, जिसमें मैंने लेक्चर भी रखा है, नेशन स्टेट में यही था, हर कंट्री की सॉवरेंटी थी, उसमें सब कंट्रीज इक्वल थे, चाहे कोई बड़ा कंट्री हो, पावरफुल हो, या कोई पावरफुल नहीं हो। तो मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम में है अनार्की एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके लिए हर कंट्री को अपनी मदद खुद करनी होगी, सेल्फ हेल्प सिस्टम। नेपाल को अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए, अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मदद खुद करनी होगी, कोई और आकर उसकी प्रोटेक्शन नहीं करेगा। अब वो सेल्फ हेल्प किस लिए करना होगा? वो अपनी सर्वाइवल के लिए, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान ने जो एटॉमिक बम बनाए वो अपनी सर्वाइवल के लिए बनाए, अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाए। अब सर्वाइवल और सिक्योरिटी रियलिज्म के हिसाब से जो कायम होगी, स्टेब्लिश होगी, वो होगी मिलिट्री पावर से। जितना आपके पास मिलिट्री पावर, उतनी ही आपकी इंटरनेशनल सेटअप में जो अनारक है उसमें आपकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी रहेगी, जितना आपके पास मिलिट्री पावर होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दे दूं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन ने पोलैंड पे अटैक किया। पोलैंड के पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी जिसके तहत उन्होंने अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को कायम नहीं रख पाए। फिर क्या हुआ कि जर्मन ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक किया, उनके पास भी इतनी मिलिट्री पावर नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को कायम नहीं रख पाए। फिर क्या हुआ कि जर्मन ने यूएसएसआर पे हमला किया, मगर यूएसएसआर के पास बहुत मिलिट्री पावर थी, तो उसने अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया और जर्मन को बड़ा टफ टाइम दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जितनी आपके पास मिलिट्री पावर होगी उतनी ही आपकी सर्वाइवल और सिक्योरिटी बढ़ेगी, क्योंकि हर कंट्री को अपनी मदद आप करनी होगी, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर नहीं। अब आगे बढ़ते हैं।
दूसरा पॉइंट ये कि अगर मिलिट्री पावर ज्यादा होगी किसी कंट्री के पास तो वो अपने उस मिलिट्री पावर से रिलेटिव पावर इस्तेमाल करके जंग को खत्म कर सकता है। अब ये हमें बात समझनी होगी। अब रिलेटिव पावर कैसे, लेट सपोज के पावरफुल स्टेट और लेस पावरफुल स्टेट। अब लेस पावरफुल स्टेट बड़ी एग्रेसिव स्टेट है, मगर वो पावरफुल स्टेट को देखकर अपने एग्रेशन को खत्म करेगी और पीसफुल वे से रहेगी। तो ये कहते हैं कि पावरफुल स्टेट ने अपने रिलेटिव पावर इस्तेमाल किए, जिससे जो लेस पावरफुल कंट्री थी जिसमें एग्रेशन था उसकी एग्रेशन खत्म हो गई और दुनिया में पीस प्रोमोट हुआ। और ये कहते हैं रियलिस्ट स्कॉलर्स कि हमें जंग को खत्म करना होगा थ्रू डिप्लोमेसी। अब आगे बढ़े, यहाँ पे कुछ चीजें जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे मैंने आप पहले ही डिस्कस कर दी कि इंटरनेशनल सिस्टम है अनार्की, कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर नहीं। तो हर कंट्री को अपनी मदद आप करनी होगी। अपनी मदद आप किस लिए करनी होगी, अपनी सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए। अब यहाँ पे जो ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं जैसे मियर शिमर, वो ये कहते हैं कि हर स्टेट का गोल ये हो कि वो हेजमोनिक पोजीशन हासिल करे इंटरनेशनल सिस्टम में। मतलब कि सिर्फ सर्वाइवल नहीं हो, सिर्फ सिक्योरिटी नहीं हो। लेट सपोज के पाकिस्तान के पास सिर्फ इतनी मिलिट्री नहीं हो, इतना मिलिट्री पावर नहीं हो जिससे वो अपना डिफेंस सेटअप तैयार करें या अपना सर्वाइवल सिक्योरिटी हो, मगर उसके पास इतनी मिलिट्री हो, इतनी आर्मी हो, इतने वेपन हो जिससे पूरे रीजन में उनकी एक हेजमोनिक पोजीशन रहे। ये ऑफेंसिव रियलिस्ट का मानना ये है। मगर रियलिस्टों का मानना ये है कि बस इतनी आर्मी हो जिसमें सर्वाइवल और सिक्योरिटी रहे। अब सर्वाइवल और सिक्योरिटी किससे बढ़ेगी, मिलिट्री पावर से बढ़ेगी। मिलिट्री पावर से आप क्या करेंगे, रिलेटिव पावर को इस्तेमाल करेंगे जिससे दुनिया में पीस प्रोमोट होगा। अब रियलिस्ट जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि जो अनार्की है वो कंडीशन ऑफ द सिस्टम है। अब ये बात समझनी होगी हमें, क्योंकि ये मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि स्टूडेंट्स को इस बात में इश्यू रहता है कि कंडीशन ऑफ द सिस्टम। अब कंडीशन ऑफ द सिस्टम ये है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि अनार्की में अनार्क सेटअप मतलब वो सेटअप जिसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो, कोई भी कंट्री किसी कंट्री के ऊपर नहीं। तो ये एक सिस्टम की कंडीशन है। जब सिस्टम की कंडीशन है अनार्की, तो हर कंट्री की कोशिश रहती है कि वो उस ही हिसाब से उस अपनी पावर के हिसाब से रिएक्ट करे अनार्की को। ठीक है, मतलब कि लेट सपोज के नेपाल के पास अगर जितनी पावर होगी तो वो अपने पावर के हिसाब से ही उस अनार्की को एड्रेस करने की कोशिश करेगा। लेट सपोज के नेपाल ने जब देखा कि मेरे पास इतनी पावर नहीं, तो वो किसी और कंट्री के साथ अलायंसेस बना लेगा इस अनार्की को एड्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको और भी बातें बता दूं कि रियलिज्म थ्योरी में भी कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जैसे रियलिज्म वालों का मानना यह था कि अगर आपके पास पावर ज्यादा होगी तो आप रिलेटिव पावर को यूज करके दुनिया में पीस को प्रमोट कर पाएंगे। मगर जब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान के बाद में जब क्यूबन क्राइसिस हुए थे, तो क्यूबा के पास इतने कोई पावर थे नहीं जितने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास पावर थे। मगर फिर भी उनके पावर देखकर भी क्यूबा की एग्रेशन खत्म नहीं हुई। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि भाई देखें, आपने जो कहा था रिलेटिव पावर के तहत ही पीस प्रमोट होगा, वो तो नहीं हुआ। या यहाँ पे ये देखें कि जब वियतनाम में एग्रेशन वियतनाम ने दिखाई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था कि यूएसए के पास बड़ी पावर थी, मगर यूएसए के रिलेटिव पावर्स को देखकर वियतनाम ने अपनी एग्रेशन खत्म तो नहीं की। तो मतलब कि ये कुछ फ्लॉज हैं रियलिज्म थ्योरी में। तो ये मेरा लेक्चर था रियलिज्म के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।